चलिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 की बात करते हैं। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एरर्स। ये स्टैंडर्ड तीन ही टॉपिक्स के बारे में बात करता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है और अगर आपने बदला अकाउंटिंग पॉलिसी तो क्या करना है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बदले तो क्या करना है, और एरर्स क्या होते हैं और एरर आया तो अकाउंटिंग कैसे करना है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, उन्होंने चार बातें बोली भी। ये प्रिंसिपल्स है, बेसिस है, कन्वेंशंस है, ये रूल्स है, ठीक है ना, जिनके बेसिस पे आप लोग किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो। प्रिंसिपल्स जो एक बिजनेस से रिलेटेड होते हैं कि भी ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इसमें हम परसेंटेज बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, इट इज अ प्रिंसिपल। बेसिस कि यहाँ पे फिक्स एसेट्स वगैरह यूज हुए हैं, इन फिक्स एसेट्स के ऊपर हम लोगों को डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करना पड़ता है। कन्वेंशंस कैन बी रूल्स कि लॉ बोलता है कि कुछ इस तरीके से आपको इसकी अकाउंटिंग करनी है, सेम कन्वेंशन एंड रूल्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब इसके बेसिस पे इंडेस 8 आपको बोलता है कि अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड कोई इंडेस अवेलेबल है तो आप उस अकाउंटिंग पॉलिसी की अकाउंटिंग उस इंडेस के हिसाब से करेंगे। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इंडेस 40 बताता है कैसे अकाउंटिंग करना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंडेस 16 है, बताता है आपको कैसे अकाउंटिंग करना है। लीज का एग्रीमेंट है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिलहाल हमारे पास 17 है, 17 बताता है कैसे अकाउंटिंग करना है। सो व्हेनेवर देयर इज अ स्टैंडर्ड अवेलेबल आप उसके बेसिस पे अकाउंटिंग कीजिए। पर सपोज एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपके सामने आ गई, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में मैंने अकाउंटिंग एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के लिए वो बोलता है कि अगर आपके पास कोई पॉलिसी वगैरह अवेलेबल नहीं है, यानी कोई भी इंडेस कुछ भी नहीं बताता, तो सिमिलर इश्यूज वाला कोई और इंडेस होगा तो वो यूज कर लो, नहीं है तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बेसिस पे अकाउंटिंग कर लीजिए, जहां एसेट लायबिलिटीज वगैरह का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा बेस है जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसी की एप्लीकेशन होता है। ये स्टैंडर्ड एक बात और बोलता है कि एक बार आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की सो यू शुड बी कंसिस्टेंट, आपने वही अकाउंटिंग पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है यार हमने गलत अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है, या जिस समय हमने अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की थी तब का सिनेरियो ही कुछ और था, आज पूरा का पूरा सिनेरियो ही कुछ और है। तो ऐसे में हम कंसिस्टेंटली वही अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई नहीं कर सकते, अब हमें इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को बदलने की जरूरत है। तो ये चेंजेस आप कब कर सकते हैं, ये चेंजेस के लिए इंडेस ने बोला देखो दो ही केसेस में हम आपको अकाउंटिंग पॉलिसी बदलने देंगे। एक, या तो कोई और इंडेस बोल रहा है इसलिए आप बदल सकते हो, या फिर फॉर अ ट्रू एंड फेयर व्यू, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दिस कुड बी कि पहले हमारे बिजनेस कुछ अलग तरीके से चलता था, अब हमारा बिजनेस कुछ अलग तरीके से चलता है, इसीलिए अब हम पॉलिसी को बदल देना चाहते हैं। पहले हम एसेट्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते थे, अब हम एसेट रेंटल पे लोगों को देखते हैं, तो इसीलिए अब हम लोगों को मेथड ऑफ वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ चेंज करना है। तो दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू। भाई कोई इंडेस खुद भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, बोलते हैं देखो बिजनेस का सिनेरियो बदल रहा है तो हमको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे ई कॉमर्स आया तो ई कॉमर्स के बारे में आप अकाउंटिंग वगैरह कैसे करेंगे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे में ई कॉमर्स वगैरह जो भी कुछ आ रहा है ऐसे में इंडेस को तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, मतलब इंडेस बताएगा आपको कि क्या करना है। अब सवाल फिर ये उठता है कि चलो ठीक है पॉलिसी बदल दी तो इसी साल से अकाउंटिंग करें या कैसे अकाउंटिंग करें, मतलब करना कैसे हो, हमने बदल दी पॉलिसी अब हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करें। तो स्टैंडर्ड बोलता है देखो अगर इंडेस ने बोला है तुमको कि बदलना है तो ट्रांजिशन फेज देगा। जैसे अभी अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 आ गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो पहले तो 11 और 18 था तो ट्रांजिशन दिया। अच्छा पहले एएस थे फिर इंडेस आया तो एक इंडेस 101 जो ट्रांजिशन फेज समझाता है आपको कि भी इंडेस को आप कैसे अडॉप्ट करोगे। अभी लीजेस बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 आ जाएगा लीजेस को लेके। तो वो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आपको बता रहे हैं कि इन स्टैंडर्ड्स में आपको ट्रांजिशन फेज डिफाइंड होगा कि स्टैंडर्ड को आप कैसे अडॉप्ट करें, पुरानी जो अकाउंटिंग कर चुके हो उसका क्या करना है। फिर वो बोलता है कि अगर आप खुद से कोई अकाउंटिंग पॉलिसी बदलना चाहते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू बेटर प्रेजेंटेशन, तो इसका अडेप्टेशन रेट्रोस्पेक्टिवली होगा। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पहली बार जब ये एसेट आपने लिया था तब से इसकी आज अकाउंटिंग कैसे होनी थी वो तरीका। रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीस्टेट कीजिए। एग्जाम्पल, एक 10 लाख रुपए का एसेट है, पहले हम कॉस्ट मॉडल चलाते थे, अब हमारी इच्छा रिवैल्यूएशन मॉडल की होगी, तो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी बदल दी है। अब आपने वैल्यू निकाली 15 लाख, वो बोलेगा ये 15 लाख आज की फेयर वैल्यू है
या ये 15 लाख की वैल्यू बहुत पहले से ही फेयर वैल्यू थी, बहुत पहले ही एसेट की वैल्यू बदल चुकी है। तो सपोज हम अकाउंटिंग कर रहे हैं फॉर द ईयर 18-19, वो बोलता है कि ये सपोज करो कि वैल्यू 17-18 की है, तो आप 17-18 में 15 लाख रुपीस का फेयर वैल्यू रिकॉग्निशन दिखाएं रेट्रोस्पेक्टिवली, और करंट ईयर में तो इसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज कर दे, तो कंपैरेटिव्स रीस्टेट हो जाएंगे। सपोज करो बोलता है नहीं एक्चुअल में तो ये फेयर वैल्यू 15-16 में ही बढ़ गई थी और तब से अभी तक के फेयर वैल्यू उतनी है, तो बोलता है कि 15 लाख आप 15-16 की फेयर वैल्यू कर दीजिए और तब से लेके अभी तक का डेप्रीसिएशन चार्ज कर दीजिए। अब आपको 3 बैलेंस शीट बनानी है, 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। तो 2015 से लेके 2017 तक का इंपैक्ट पूरा का पूरा पहली बैलेंस शीट में ले लो, 15 लाख का एसेट और उसके ऊपर जितना भी डेप्रीसिएशन आना था। 17-18 का इंपैक्ट कंपैरेटिव में ले लो और 18-19 का इंपैक्ट करंट ईयर में ले लो। समझ में आया? 3 बैलेंस शीट बनानी है। रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट 15-16 की बैलेंस शीट नहीं बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है ऑफ द अर्लीस्ट ईयर दैट इज रिपोर्टेड, डेट दैट इज रिपोर्टेड, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में वो बोलता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। भाई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते क्या हैं? वो बोलता है कि ये बस एक पैटर्न ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट है, ये एस्टिमेटेड है। जैसे हमने प्रिंसिपल्स की बात की, बोले अब ये प्रिंसिपल लगाना है तो ये लगाने के लिए आप कुछ एस्टिमेट्स निकालते हो, वो एस्टिमेट्स है। जैसे डेप्रीशिएट करना है, अच्छा कैसे करें? स्ट्रेट लाइन करें, WDV करें, एन्युटी मेथड करें, ये एस्टिमेट्स है। समझ में आया? स्टॉक का वैल्यूएशन करना है तो स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय हम लोगों को उसमें कौन कौन सी कॉस्ट लेना है? मटेरियल लेना है, लेबर लेना है, प्रोडक्शन ओवरहेड लेना है, एडमिन ओवरहेड। भाई ये प्रोडक्शन नेचर का अगर है तो लेना है, तो अज्यूम करना पड़ता है भाई ये प्रोडक्शन नेचर का है मेरे हिसाब से कॉस्ट, तो वो वाला कॉस्ट हम लेंगे। तो ये एस्टिमेट्स है। अगर ये एस्टिमेट्स हम बदलें आगे जाके, हमको लगता है नहीं यार ये हमने जो एस्टिमेट लिया था उस समय जो सोच के लिया था, आज वो सोच बदल गई है, आज सिचुएशंस बदल गई है, तो वो बोलता है ऐसे चेंज इन अकाउंटिंग को चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मान के अकाउंट कीजिए प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, अब प्रोस्पेक्टिवली, क्यूमुलेटिव बेसिस पे। जैसे कि आज तक के आप एसेट को डेप्रीशिएट कर रहे थे WDV बेसिस पे, तो 10 लाख का एसेट था, 10% डेप्रीशिएट करते थे, पहले साल 1 लाख किया, 9 लाख बचा, फिर उसके बाद 0.9 किया तो 8.1 लाख बचा। अब लगा नहीं यार इस एसेट को तो अपन ने स्ट्रेट लाइन डेप्रीशिएट करना था और अभी फर्दर लाइफ 5 साल की बची है, तो बोलते हैं ये सिर्फ एस्टिमेट बदला, उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि WDV किया, अब सिचुएशन बदल गई है। तो 8.1 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका डेप्रीसिएशन रहेगा 1.62 हर साल। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? चलिए, प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे एस्टिमेट्स चेंज होते हैं। डिफरेंस क्या होता है पॉलिसी और इसमें? जैसा कि मैंने बताया पॉलिसी एक प्रिंसिपल है, वो बताता है कि ये अकाउंटिंग करना है। अब ये अकाउंटिंग करना कैसे है ये एस्टिमेट्स है हमारे, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है, तो वो बदल सकते हैं। एस्टिमेट्स आर नॉट एरर्स, गलती नहीं हुई हमारी हमसे, उस समय सिचुएशंस ऐसी थी, अब सिचुएशंस बदल गई है। जैसे पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कि 10 लाख का नुकसान होगा, तो 10 लाख का नुकसान बुक कर दो। बाद में सिचुएशंस बदल गई, पता चला अरे नहीं एक्चुअली 11 लाख का नुकसान हो गया, तो उस समय तो एस्टिमेट ही ऐसा था, सिचुएशन ऐसी थी कि 10 लाख का नुकसान एक्सपेक्टेड था। अब 11 का नुकसान हो गया तो 1 लाख का जो और नुकसान है वो करंट ईयर का है, वो एरर नहीं है, क्योंकि थिंकिंग में एरर नहीं होता है। द थर्ड पार्ट दैट दिस स्टैंडर्ड डील्स विद इज एरर्स। एरर्स मतलब गलतियां। गलतियां इंटेंशनल भी हो सकती है और अनइंटेंशनल भी हो सकती है, कोई जानबूझ के की गई गलती, चाहे गलती से हुई भी गलती। बोलता है दोनों में से कुछ भी हो, गलती गलती होती है, माफ नहीं की जाएगी। इसका इंपैक्ट लेना है अकाउंटिंग में रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट लीजिए, ओरिजिनल बैलेंस शीट जिसमें ये गलती जिस साल की है उसमें इसका इंपैक्ट लीजिए। जैसे चोरी हुई, पर हम लोग हमने आज तक कभी कैश टैली की ही नहीं थी, आज कैश टैली करने बैठे तो पता चला अरे इसमें तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस को ढूंढने गए, पीछे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, पता चला करंट ईयर में ही कुछ शुरुआत में चोरी हुई थी। चोरी हुई थी तो ठीक है, चोरी हुई थी तो ये जो चोरी का अमाउंट है, ये चोरी के अमाउंट को हम करंट ईयर में एक्सपेंस मान लेंगे। पर सपोज करो चोरी पिछले साल हुई थी, बोलता है नहीं रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट लो, शेयर होल्डर को सही इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, पिछले साल में हम लोग उस चोरी को दिखाएंगे। अब सपोज वो चोरी 5 साल पुरानी है, बोलता है वापस से वही करो,
ओपनिंग बैलेंस शीट दो 1/4/2017, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019, 1/4/2017 में एडजस्ट कर दो रिटेन अर्निंग में। बैलेंस शीट 3 बनेगी, मैं पीएनएल 3 बनाने नहीं बोल रहा, बैलेंस शीट 3 बनेगी। तो कुछ भी हो, जब भी रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट होता है तो हम लोग 3 बैलेंस शीट्स बनाते हैं। चेंज इन पॉलिसी में 3 बैलेंस शीट बनती है, एरर में 3 बैलेंस शीट बनती है, और फर्स्ट टाइम अडॉप्शन में तो वैसे भी 3 बैलेंस शीट बनती है। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन इंडिया इज 101। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज आर द 3 कॉन्सेप्ट्स जिससे ये वाला स्टैंडर्ड पूरी तरह से डील करता है। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा ये जो समरी हमने डिस्कस किया ये समझ में आया होगा। सो विद दिस वी एंड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। So let's start with the next standard, Indian Accounting Standard 10, events occurring after the balance sheet date. सबसे छोटा स्टैंडर्ड एकदम बेसिक बातें बताता है। ये बोलता है कि सपोज 31 मार्च के पहले कोई ऐसी कॉन्टिजेंसी हुई जिसके कारण आपको लग रहा है, कंफर्मेशन नहीं, लग रहा है कि फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जिसका कंफर्मेशन 31 मार्च के बाद यानी रिपोर्टिंग डेट के बाद पर बैलेंस शीट के अप्रूवल के पहले आ गया। अप्रूवल कौन देता है? अप्रूविंग अथॉरिटी। मोस्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, पर बहुत सारी कंपनीज में ऑडिट कमेटी होती है, तो ऑडिट कमेटी। उससे थोड़ी छोटी कंपनी में हो सकता है कि सीएफओ होगा, उससे छोटी कंपनी में एमडी होगा, या फिर खुद अकाउंटेंट को ही वो अथॉरिटी दी होगी। ठीक है, मोस्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पर इन सबको भी अथॉरिटी रहती है। तो इनमें से जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है उनके अप्रूवल के पहले कंफर्मेशन हो गया आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस नुकसान या फायदे का, तो ऐसे इवेंट्स को एडजस्टिंग इवेंट्स बोलते हैं, और इन इवेंट से डील करता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। इंडिया 10 बोलता है कि 31 मार्च के पहले सपोज करो आपके किसी कस्टमर के यहाँ पे आग लग गई, और 31 मार्च के बाद रिपोर्टिंग बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले कंफर्म हो गया कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, पैसा नहीं देगा। बैड डेट्स बुक कर लो इसी फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर में आग लगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 31 मार्च के बाद आपको पता चलता है कि भैया आपका जो डेटर था ना उसके यहाँ पे आग लग गई थी, आपका जो डेटर था उसके यहाँ पे आग लग गई थी। आग 31 मार्च के पहले लगी थी, आपको बाद में पता चला, इट डजंट मैटर, कॉन्टिजेंसी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। अप्रूवल आने के पहले अगर कंफर्म हो गया वो पैसा नहीं देने वाला है, हम इसे एडजस्टिंग इवेंट बोल देंगे। ये स्टैंडर्ड बोलता है कि ऐसे जितने भी इवेंट्स है जो 31 मार्च के पहले हुए हैं, जिनका कंफर्मेशन 31 मार्च के बाद अप्रूविंग अथॉरिटी के पहले कंफर्म हो गया, उसे उसी फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट कर दो, अकाउंट कर दो, रिफ्लेक्ट इन द सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसे इवेंट्स को हम एडजस्टिंग इवेंट्स बोलेंगे। पर सपोज कीजिए कि 31 मार्च के बाद कोई ऐसा इवेंट होता है जिसके कारण हमें लग रहा है कि हमें नुकसान हो सकता है। आग 31 मार्च के बाद लगी, पहले नहीं लगी, तो बोलता है कि देखो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है, ये एडजस्टिंग इवेंट्स नहीं है, ये उस समय एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, इनको अकाउंट मत कीजिए। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का आप डिस्क्लोजर दे दीजिए, अगर मटेरियल है तो आपको लग रहा है सिग्निफिकेंट है, डिस्क्लोजर दे दीजिए नोट्स टू अकाउंट्स में। क्या डिस्क्लोजर देंगे? उसका नेचर, कि किस प्रकार का नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, और क्या एस्टिमेट्स है आपके कि कितने का नुकसान या कितने का फायदा एक्सपेक्टेड है। कितने का फायदा एक्सपेक्टेड है वाली कहानी को आप इंड AS 37 में लेके चले जाना, कॉन्टिजेंट एसेट्स। पर अगर कंफर्म हो गया ना, रिपोर्टिंग डेट के पहले कंफर्म हो गया, इवेंट 31 मार्च के बाद हुआ था, रिपोर्टिंग डेट के पहले कंफर्म हो गया, तो भी उसका नोट्स टू अकाउंट्स में नॉन एडजस्टिंग इवेंट के नाम पे डिस्क्लोजर दे दीजिए। कॉन्टिजेंट एसेट का भी डिस्क्लोजर अलाउड होता है ऐसा, तो समझ में आ रहा है। तो इंड AS 2 टुकड़ों में बढ़ता है, एक एडजस्टिंग इवेंट बोलता है उसकी अकाउंटिंग कर लो, नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिस्क्लोज कर दो नोट्स टू अकाउंट्स में। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी होती है बेचने के लिए, 31 मार्च के बाद रिपोर्टिंग डेट के पहले वो इन्वेंट्री बिकी, कॉस्ट के नीचे बिकी, तो सवाल उठता है एनआरवी का अकाउंटिंग 31 मार्च को करना है या नहीं। हमने सामने वाले को पूछा भाई तुमको पता है क्या क्यों वैल्यू गिरी? बोले नहीं सर समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब वो सिचुएशन 31 मार्च के पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी, ऐसा असम्पशन रहेगा ना कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पहले ही कम हो गई होगी, तो ऐसे में उसे एडजस्टिंग इवेंट मान लीजिए, अज्यूम करके मान लीजिए। बट सपोज वो किसी ऐसे सिचुएशन के कारण हुआ जो सिचुएशन ही 31 मार्च के बाद अराइज हुई, कि वो प्रोडक्ट खराब हो गए, डैमेज हो गए, वो 31 मार्च के बाद हुआ, तो उन्हें नॉन एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा, वहां पे एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये 2 बातें और बताता है। एक, भाई अगर आपका गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया है, आपको लग रहा है कि अब आपका बिजनेस ही कंटिन्यू नहीं होगा, तो भले 31 मार्च के बाद ये सिचुएशन क्यों ना आई हो, इसे एडजस्टिंग इवेंट मान लीजिए। फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गोइंग कंसर्न ऑन अक्रूवल फॉलो नहीं करना। बोलता है 31 मार्च के बाद आपके ही गोडाउन में आग लगी और आप कोई स्कोप ही नहीं है कि आप रिकवर कर पाओगे इससे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसकी अकाउंटिंग करना ही नहीं। समझ में आ रहा है? सॉरी, अकाउंटिंग इसी साल में कर लेना।
बैलेंस शीट रीस्टेट कर देना, ये जो अपनी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है भले 31 मार्च के बाद क्यों ना हो, आग लगी हो या अर्थक्वेक आया हो या जो भी हुआ हो, अगर आपका गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया है तो एडजस्टिंग इवेंट मान के खत्म कर दीजिए। और फाइनली सबसे लास्ट पॉइंट जिससे डील करता है वो है डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इसी फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर हुआ, पे हो गया, बिल्कुल अकाउंटिंग कर लीजिए। पर अगर कोई डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड 31 मार्च के बाद, रिपोर्टिंग डेट के बाद डिक्लेयर किया जाता है, भले वो उसी फाइनेंशियल ईयर का क्यों ना हो, 17-18 का डिविडेंड सितंबर 18 में हमने डिक्लेयर किया, डजेंट मैटर, अकाउंटिंग नहीं करना है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, डिस्क्लोज करो नोट्स टू अकाउंट्स में, 31 मार्च के पहले अकाउंट नहीं करना। पॉइंट क्लियर है? डिक्लेरेशन 31 मार्च के पहले होना चाहिए फॉर अकाउंटिंग पर्पस। इसके अलावा मैनेजमेंट के डिसीजंस, मैनेजमेंट कोई बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, काफी समय से बात चल रही है, 31 मार्च के बाद टेक ओवर हुआ, तो ये मत बोलना सिचुएशंस पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, नहीं, आपके फेवर में नहीं थी, बातचीत चालू थी बस। फेवर में 31 मार्च के बाद भी है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। पर वहीं पे कोर्ट केस चल रहा था, आप जीत गए या हार गए, तो ऐसा कोई एक ही दिन में थोड़ी ना हो जाता है। सिचुएशंस फेवर में आती है या नहीं आती है, ओवर द पीरियड टाइम लगता है। मतलब सिचुएशन फेवर में आने लग गई थी, 31 मार्च के बाद हुआ एडजस्टिंग इवेंट, यानी कोर्ट केस पहले से चल रहा था, जीत गए 31 मार्च के बाद, पता चला एडजस्टिंग इवेंट। पॉइंट क्लियर है? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को इंडिया 10 के बारे में पता रहनी चाहिए। विद दिस वी एंड इंडिया 10। थैंक यू।